नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज पानस और बड़ी खबर से खबर की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी और इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर ही बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में यह बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, युद्ध के मैदान में हमने पाकिस्तान को धूल चटाई है। पाकिस्तान से बात होगी तो अब सिर्फ पीओके पर। तो पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। आतंक और पाकिस्तान पर उन्होंने हमला बोला। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में फिर दिखे हैं पाकिस्तानी ड्रोन। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सांबा में ब्लैकआउट के बीच पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं। तो भारत के एयर डिफेंस ने पाकिस्तानी ड्रोन को रोका है। सांबा में ब्लैकआउट के बीच पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं। एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन जम्मू कश्मीर के 3 अलग अलग स्थानों पर दिखे हैं। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोनों को रोका है। पाकिस्तानी ड्रोन के साथ धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है। तो भारत के एयर डिफेंस ने पाकिस्तानी ड्रोनों को रोका है। इस वक्त की यह अहम अपडेट सामने आ रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में फिर दिखे हैं पाकिस्तानी ड्रोन। तो इस वक्त की अहम खबर, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोनों को रोका है। सांबा में ब्लैकआउट के बीच पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं। भारत के एयर डिफेंस ने पाकिस्तानी ड्रोन को रोका है। इस वक्त की अहम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रोन के साथ धमाकों की आवाज भी सुनी गई है। भारत के एयर डिफेंस ने पाकिस्तानी ड्रोन को रोका है। और अगली अहम खबर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को संबोधित किया। आपको बता दें, आतंक और पाकिस्तान पर इस दौरान प्रधानमंत्री ने जबरदस्त हमला बोला है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब दिया। भारत की मिसाइलों, ड्रोनों ने आतंकियों पर किस प्रकार से हमला बोला, ये उन्होंने जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद सोमवार रात देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस संबोधन में पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया कि परमाणु बम की गीदड़ भभकी अब नहीं चलेगी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुना देते अपने दर्शकों को। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था,
इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की हरियाणा से। अगली खबर है जहां हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 12 में शहरी विकास प्राधिकरण के कन्वेंशन सेंटर में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई है। बैठक शुरू होने से पहले ही कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने मीडिया कर्मियों को कवरेज से रोक लगा दी, जिसके बाद सभी मीडिया कर्मी बैठक से बाहर कर दिए गए। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि इसमें अधिकारियों की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है, मैंने मना किया था और मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे जिले में बैठक के अंदर मीडिया को जाने नहीं दिया, इसी को लेकर यहां पर मैंने सभी को बाहर करने का आदेश दिया था। मंत्री ने कहा कि पिछली बैठक में मुझे पता चला था कि फरीदाबाद में मीडिया कर्मी अंदर बैठते हैं, लेकिन हरियाणा के दूसरे जिलों में ऐसा नहीं है, इसलिए उन्होंने सबको बाहर जाने के लिए बोला था। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है जो कवरेज विधानसभा में की जाए वो यहाँ भी हो, इसमें डीपीआर विभाग की गलती है जो आपको न्योता दिया गया। अगली बार अगर बुलावा जाएगा तो अंदर बैठने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं बुलाया जाएगा। देखो, सारे जिलों में जरूरी नहीं है कि ग्रीवेंस कमेटी में मीडिया आए। मैं गुड़गांव जिला से संबंध रखता हूं, वहां ग्रीवेंस कमेटी में मीडिया कर्मियों को नहीं बुलाया जाता। मुझे यहाँ परिपाटी नहीं पता, लेकिन सर यहाँ पे जो ये मैं अपनी गलती मानता हूं कि मीडिया वालों ने, हमारे पब्लिक रिलेशन ने आपको इन्विटेशन दी और मैंने आपको बाहर किया, इसलिए मेरी गलती है। आइंदा आपको बुलाया जाएगा तो फिर अंदर बैठने दिया जाएगा, नहीं नोता ही नहीं देंगे। तो क्या ये माने कि मतलब ये जो निमंत्रण दिया गया था ये इसका मतलब गलत दिया गया था? नहीं, गलत नहीं दिया, उन्होंने अपनी तरफ से ठीक दिया। ये मैंने बाद में कहा। हर बार दिया जाता है मंत्री जी। हाँ, तो मेरी तरफ से लगा लो, मैं माफी मांगता हूँ, मैंने कहा उसको, अधिकारियों को कोई गलती नहीं है। इतने दबंग जो है वो मंत्रियों में शुमार होते हैं ना, कोई सब बराबर है मंत्री, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन बैठक में अरे लगता कौन सी चीज छुपाने की कोशिश की जा रही है, मीडिया से दूर रखा जा रहा है। हर जिले में ये नहीं है, अब पता कर लेना कि उसके बाद में जो मिनिस्टर आता है, चीफ मिनिस्टर आता है, वो बाद में मीडिया को एड्रेस करता है। इसलिए अब के जो हुआ उसकी मैं माफी मांगता हूँ, आगे फिर ध्यान देंगे। भविष्य में कोई इन्विटेशन नहीं आएगा अगर कोई सरकार यदि हम नहीं अंदर बुलाएंगे तो आपका इन्विटेशन नहीं आएगा, और आपको बुलाएंगे तो सम्मान के साथ बैठाएंगे। मुख्यमंत्री हम तो जब रोके हैं, अब जब आप में दम है, जब आप मीडिया को बाहर निकाला है, कौन सी पारदर्शिता को छुपाने की कोशिश कर रही है सरकार? ये तो खुद समझते हैं कि कोई न कोई बात होगी जो जिससे वे डर रहे हैं। क्या ही बात थी, हमने जो उठाई उसके लिए भी कह दिया। हमारे एक प्रोजेक्ट है प्याला गांव से और जेवर एयरपोर्ट तक गैस की पाइपलाइन जा रही है।
उसमें 4 गांव फरीदाबाद जिले के पड़ते हैं, बाकी पलवल जिले के पड़ते हैं। पलवल जिले में डीसी साहब ने वहाँ के जो बाजारी कीमत निकलवा कर उस पर पैसे दिए, मुआवजा जो दिया है, और हमारे यहाँ वो कह रहे हैं सलकर रेट पे देंगे, जबकि वहाँ 4 गुना दिया है। तो भेदभाव क्यों? मंत्री जी के सामने कहा है, मंत्री जी ने डी साहब की ड्यूटी लगा दी है और कह दिया हम ये करवा देंगे। तेवतिया जी, आप अपनी समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाते हैं। एक दूसरी समस्या ये थी, 2021 में जब नगर निगम में ये 24 गांव गए, उस समय 72 कर्मचारी हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर, और उनको आज तक ना तनख्वाह मिली है और वो ड्यूटी पे रोजाना जाते हैं। इंक्वायरी करवा ली गई है, लेकिन आज तक उनको विधिवत नगर निगम में कर्मचारी नहीं लगाया गया है। आज कहा मैंने एक क्वेश्चन आज उठाया था ये। रुक करेंगे अगली खबर का। अंबाला के खोजकीपुर गांव में अपने दोस्तों संग खड़े अजीत नगर निवासी 19 वर्षीय हार्दिक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक की कमर व पेट पर चाकू से 2 वार किए गए। खून से लथपथ हालत में हार्दिक को अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। इलाकाई पुलिस ने 100 को मोर्चे में रखवाकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबाला के खोजकीपुर गांव में अपने दोस्तों संग खड़े अजीत नगर निवासी 19 वर्षीय हार्दिक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हमें तो अभी सूचना मिली थी लगभग 15-20 मिनट पहले, एक लड़का जो है ब्रॉड डेड सिविल हॉस्पिटल में आया है, झगड़ा जो है खोजकीपुर में हुआ है। उसी सूचना पे हम यहाँ आ गए। 19 साल, मामला खोजकीपुर गांव का है। लड़का बबियाड़ का रहने वाला है। पता चले अभी तो भी चोट मारी चाकू से। हार्दिक नाम है जी लड़के का, जिसके चोरियां मारी जिन्होंने। इनका जी आपसी झगड़ा होएगा जी पहले का। ये तो हमारे पास आके बैठा था लड़का, तो टेम्पू में आए लड़के, उन्होंने आते इसके चोरियां मार दी जी। 10-12 लड़के आए थे अभी। ये जी लड़का तो बिहार गया जी, एक खोजकीपुर ग्राउंड में बैठे थे, वहाँ पर मारी है इन्होंने। उम्र जी 19-20 साल हुई जी। कारण तो पहले का ये तो पता नहीं जी। वो लड़के आए हैं, उन्होंने आके सीधे के चोरियां मारी। अभी तो हम जो बाइक पे लेके आए हैं। अगली खबर का छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में लगातार रेत के अवैध उत्खनन से ग्रामीण परेशान है। इसके खिलाफ कई बार शिकायत करने के बाद पुलिस आरक्षक कार्रवाई करने के लिए पहुंचा, लेकिन इसी दौरान वहां से भागने के चक्कर में एक ट्रैक्टर चालक ने पुलिस आरक्षक पर ट्रैक्टर चढ़ा दी। इससे उसकी मौत हो गई। मृत आरक्षक धमनी गांव का रहने वाला था। बलरामपुर में कनहर नदी से रेत के अवैध उत्खनन करने वालों ने पुलिस विभाग से लेकर गांव के लोगों तक के नाक में दम कर रखा है। इसी को लेकर 2 दिन पहले 3 ट्रैक्टर पर कार्रवाई के लिए पुलिस थाने में लाई थी, लेकिन बाद में तीनों को छोड़ दिया गया। फिर से गांव वालों के दबाव के बाद पुलिस आरक्षक रविवार की रात उनके खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचा था, जिससे उन्होंने ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। रविवार की रात पुलिस की टीम अवैध रेत उत्खनन को रोकने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर आरक्षक की हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक भीषण सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जताया। उन्होंने पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सीएम विष्णुदेव साय ने घायलों के बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि खरोरा में हुए भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है और 14 से अधिक लोग घायल हैं। ये खबर अत्यंत दुखद है। घायलों के समुचित इलाज हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तो मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट कर जानकारी दी। अंबिकापुर से अगली खबर है। महिला ने अधिकारी बनकर ठगे हैं 12 लाख रुपए। नौकरी दिलाने के नाम पर युवती को बनाया गया शिकार। स्वयं को कृषि विभागीय अधिकारी बताकर झांसा दिया गया। शहर के केदारपुर निवासी युवती ठगी का शिकार हुई। कोरबा बाकी मोगरा निवासी सरोज कुंवर पर एफआईआर दर्ज हुई।
अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। लखनऊ से अहम खबर है, यूपी से आतंकियों का सफाया हुआ है। योगी सरकार ने 8 वर्षों में आतंकियों का सफाया किया है। 142 स्लीपर सेल आतंकी अरेस्ट किए गए हैं और एक को ढेर किया गया है। 2017 से पहले यूपी में होती थी आतंकवादी वारदातें। ताबड़तोड़ कार्रवाई ने तोड़ दी है दहशतगर्दों की कमर। योगी मॉडल देश के अन्य राज्यों ने भी अपनाया है। ISIS अलकायदा ISI से जुड़े हुए थे स्लीपर सेल मॉड्यूल। जमातुल मुजाहिदीन PFI सिमी से भी जुड़े थे। ATS ने आतंकियों को पनाह देने वालों पर भी कसा है शिकंजा। गोपनीय सूचनाएं देने वाले स्लीपर सेल अरेस्ट हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव 131 स्लीपर मॉड्यूल को भी अरेस्ट किया गया है। मुठभेड़ में एक संगठन से जुड़े आतंकवादी को ढेर किया गया है। टेरर फंडिंग पर 11 स्लीपिंग मॉड्यूल भी दबोचे गए हैं। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठ, धर्मांतरण मॉड्यूल पर भी शिकंजा कसा गया है। वहीं राम मंदिर को लेकर धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर भी शिकंजा हुआ है। सड़क जुलूस की साजिश पर भी करारा प्रहार किया गया है। और अगली अहम खबर प्रयागराज से है। सत्यम शिवम शुभम फार्मेसी कॉलेज में गुंडई की खबर सामने आई है। टिकरी में सत्यम शिवम शुभम फार्मेसी कॉलेज में गुंडई की घटना सामने आई है। छात्र को मारते नजर आए हैं कॉलेज प्रबंधक संजय शुक्ला। बी फार्मा फर्स्ट ईयर के छात्र अपनी बात करने गए थे। इस दौरान 16 मई से परीक्षा है, लेकिन आपको बता दें उनके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, जिसको लेकर छात्र उनके पास गए थे। तो छात्र को पीटने वाले प्रबंधक महोदय इलाके में पहले से ही बदनाम है। छात्र के मुताबिक नशे में रहते हैं प्रबंधक संजय शुक्ला। 16 मई से परीक्षा है, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। छात्रों ने जब शिकायत लेकर छात्र उनके पास पहुंचे तो उनके द्वारा छात्रों की पिटाई की गई। छात्रों का AKTU में रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, ये जानकारी छात्रों ने दी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर संभल से है, जहां शहर के सराय तरीन मोहल्ले में मई माह में गर्मी की शुरुआत में ही लोगों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। पेयजल संकट से जूझ रहे दरबार जामा मस्जिद और हूज कटोरा मोहल्ले के लोगों ने तराई किसान यूनियन ने प्रदेश के मुख्य सचिव मोहम्मद रफ़ी खान के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि अधिकांश हैंडपंप खराब पड़े हैं। चालू हैंडपंप की भी मांग के मुताबिक पानी भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। दूसरी तरफ क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों की मरम्मत न कराए जाने से भारी मात्रा में पेयजल की दिक्कत हो रही है। पड़ा है रास्ते की जो परेशान कई बार हमने एप्लीकेशन दे दी, मेंबर से भी कह दिया, कोई सुनवाई नहीं है। रास्ते की परेशान है, यहाँ मोहल्ले में कोई नल नहीं है पानी पीने का, बहुत तबीयत परेशान है। आदमी पानी ठंडा पी लेता, वो भी नहीं हाथ आ गया। जामा मस्जिद के पास मोहल्ला दरबार वार्ड नंबर 33। मेंबर साहब से कहा हाजी असलम, कोई सुनवाई नहीं हो गया। जिन्हें बोल दिया उसके पास जाओ। ऐसा है, ये जो है सरकारी नल है और ये खराब पड़ा बहुत दिनों से, इसकी कंप्लेंट कर रहा है। तो ये कह रहा है हमारा हाथ में नहीं है, हमारा हाथ में नहीं है। ये असलम मेंबर जो और ये कह रहा है, बोला हमारा हाथ में नहीं है, हमारा हाथ में नहीं है। रास्ता यूरी पानी पीते हैं, परेशानी इतनी होती है सबसे ज्यादा। और ये नल खराब पड़ा बहुत टाइम से। हाँ, तो ये नल सही चाह रहा है, हम नल सही होना चाहिए, नल सही कराना चाहिए जी। पानी का अगली खबर का रुख करेंगे। खबर जालौन से है, जहां पति ने पत्नी की सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। घटना सुन पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। आनन फानन में पुलिस ने मौके का मुआयना किया, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर इलाके का है, जहाँ उस समय हड़कंप मच गया जब एक 62 वर्षीय वृद्ध कोतवाली पहुंचा। वृद्ध ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी सुमन को, जो 58 वर्ष की है, उनकी हत्या कर दी है। मामला सुन पुलिसकर्मी दंग रह गए। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
आज दिनांक 12/5/25 को राम प्रकाश कोरी पुत्र स्वर्गीय मोहनलाल कोरी, मूल निवासी खड़सा, थाना 8, जिला जालौन, वर्तमान पता इंदिरा नगर उरई, जालौन ने कोतवाली उरई पर समय करीब 4:30 बजे आकर बताया कि मैंने अपनी पत्नी सुमन उम्र 58 वर्ष को अवैध संबंधों के शक में सिर पर सिल के बट्टे से वार कर दिया है, जिससे वह घायल हो गई है। इस सूचना पर कोतवाली पुलिस व मैं घटना स्थल पर पहुंचे, तब जानकारी हुई कि सुमन को उसकी बेटी व दामाद के द्वारा इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान सुमन की मृत्यु हो गई है। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। एटा से अगली खबर, जहां रिजोर थाना क्षेत्र के चिंतापुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के बाहर पड़े मिले वृद्ध की मौत की खबर सामने आई। बुजुर्ग की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई है। परिजनों ने कराया मेडिकल कॉलेज में भर्ती। इस दौरान चिकित्सकों ने वृद्ध को मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल रिजोर थाना क्षेत्र के गांव चिंतापुर का निवासी था ये 60 वर्षीय मृतक मुनेंद्र पुत्र लाखन सिंह, जिसकी मौत हुई है। परिजनों का आरोप है कि पैसे के लेन देन को लेकर गांव के ही लोगों से विवाद चल रहा था। गांव के बाहर बुलाकर हत्या करने का परिजनों ने आरोप लगाया। हुई है बंटू और नरेश ने गांव के बोला के पैसों की वजह से उन्होंने अब ये नहीं बताया किस तरीके से मारा है, कि दम घोट के मारा है, घूसों से मारा है, किस तरीके से मारा है। मुझे लेडीजों ने बताई थी, तो मैं एटा रहता हूँ, गांव में छोटे भाई थे, उनको पता पड़ी, वो लेके तुरंत यहाँ एटा आए। मैं धोल तक पहुँचा तो मैंने नवज देखी, मुझे तुरंत खत्म। ये आपके पिताजी हैं? ये हमारे विवाद किस बात को लेकर था? विवाद ये था 7 तारीख को 7,000 रुपये इनको 7 तारीख को 30,000 रुपये इनको दिए थे घर देने के लिए। ठीक है, तो वो 30,000 रुपये इन्होंने घर पे दिए नहीं, दूसरे दिन मांगे तो इन्होंने कह दिया कि अभी वो एटा है, इनके भाई ने कह दिया, इनके बच्चे ने कह दिया। फिर उसके बाद दूसरे दिन इनसे फोन पे बात की तो उन्होंने की मैंने नहीं लिए। तीसरे दिन इन्होंने की ले पाओ तो ले लेना, गोली चला लेना। रुक करेंगे अगली खबर का। कासगंज से अगली खबर है। कासगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत पाक युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर की गांधी मूर्ति पर एक दीपक शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विरोध में नारे लगाए, साथ ही गांधी प्रतिमा के पास दीप जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आपने देखा पाक और हिंदुस्तान के बीच में जो संघर्ष हुआ, और संघर्ष में हमारे देश के जो सेना के प्रमुख लोग, उसमें से जिनकी शहादत हुई, और पब्लिक के बीच में भी पाकिस्तान ने गोलाबारी की, उसमें जो लोग शहीद हुए हैं, आज उनके लिए ये श्रद्धांजलि सभा के रूप में हम पूरे कांग्रेस हमारे प्रदेश के आह्वान पर यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम यहाँ कैंडल जला करके उनको श्रद्धांजलि दी है, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां रिश्ते के दादा ने 14 साल की पोती को बहला फुसलाकर लगभग 7 माह तक दुष्कर्म किया, जिसके बाद किशोरी 6 माह की गर्भवती हो गई। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध परिस्थितियों में पोती अपने ही दादा के साथ फरार हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में परिजनों की तहरीर पर 20 अप्रैल को थाना जहांगीराबाद में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने पीड़िता को बरामद करते हुए आरोपी को पकड़ा, लेकिन पुलिस पर आरोपी दादा भूरा को पकड़कर छोड़ने का आरोप लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ 14 साल की किशोरी के पेट में अचानक दर्द होने पर किशोरी के परिजनों ने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में उसके 6 माह की गर्भवती होने की बात सामने आई है। किशोरी के 6 माह की गर्भवती होने के बाद परिजनों ने फिर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों पीड़िता के बयान दर्ज किए और 376 और पॉक्सो की धारा बढ़ाई। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कादरी गेट थाना क्षेत्र स्थित पंचाल घाट पर बैसाखी पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने पहुंचे
5 में 2 युवकों की नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि कोतवाली फतेहगढ़ निवासी डी फार्मा का छात्र अभिषेक कटियार अपने साथी श्लोक, रानू, आकाश और आयुष के साथ गंगा स्नान करने पहुंचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्नान करते समय श्लोक अचानक नदी में डूबने लगा। यह देखकर साथ में गंगा स्नान के लिए पहुंचे अभिषेक ने आनन फानन में नदी में छलांग लगा दी। श्लोक को मौके पर मौजूद नाविकों ने बचा लिया, लेकिन साथी को बचाने के लिए गंगा में कूदा अभिषेक डूब गया। इसी तरह नदी में नहाने पहुंचा हुआ वहीं अमेठी निवासी 8 वर्षीय आशिक पुत्र राजीव भी गंगा में डूबने लगा। पुलिस ने गोताखोरों से आशिक को बाहर निकलवाया। मौके पर मौजूद एएसपी संजय सिंह व सीओ सिटी ऐश्वर्य उपाध्याय ने दोनों को आनन फानन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अभिषेक व आशिक को मृत घोषित कर दिया। तो साहब, क्या घटना घटी आपके पड़ोसी? ये सुबह 8 बजे गंगा स्नान करने आए थे यहाँ। कौन आया था? ये अभिषेक कटियार। अच्छा, अकेले आए थे? हाँ, नहीं आओ, साथ में थे बच्चे। क्या क्या मामला हो गया गंगा जी पे? एक डूबने लगा तो उसके चक्कर में कूद पड़े ये, बचाने के लिए? वो तो नाव वालों ने बचा लिया, ये डूब गया। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? ये बी फार्मा कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। रायबरेली पुलिस ने हाल ही में 2 नाबालिग बच्चों को एक बड़े स्कैम से बाहर निकाला है। यह घटना 12 जनवरी 2025 को रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में हुई, जब 2 सगे भाई ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। परिजनों ने उनकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए तुरंत गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में यह संभावना जताई गई कि बच्चे अपने पिता के पास हो सकते हैं, जो परिवार से अलग रहते हैं। पुलिस ने बच्चों के पिता से संपर्क साधने और अन्य संभावित स्थानों पर जांच पड़ताल की प्रक्रिया तेज कर दी। इस घटना ने स्थानीय निवासियों और बच्चों के परिवार को चिंता में डाल दिया। पुलिस अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रही, लेकिन परिवार और स्थानीय लोग बच्चों की जल्द सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं। चंदौली से अगली खबर, जहां डीडीयू रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान जीआरपी को बड़ी सफलता हाथ लगी। जीआरपी ने एक शातिर चोर साजन शेख को गिरफ्तार किया, जो पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के पास से 61 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 20 लाख रुपए आंकी गई है। बरामद मोबाइलों में आईफोन समेत कई ब्रांडेड मोबाइल शामिल हैं। आरोपी ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों को निशाना बनाकर मोबाइल चोरी करता था और फिर उन्हें बंगाल में सप्लाई करता था। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ, बता। खबर सीतापुर से, जहां सदरपुर थाना क्षेत्र के सीतापुर लोहंगपुर अहिबनपुर गांव के 2 भतीजों पर चाचा को जहरीला पदार्थ देकर हत्या करने का आरोप लगाया। परिवार के विनोद ने पुलिस को तहरीर दी और आरोप लगाया कि भतीजे राम प्रसाद, अनिल छैला और उनकी मां राम देवी ने मिलकर कल्लू राम के मकान की वसीयत करा ली। वसीयत कराने के बाद मकान हड़पने के लिए संबंधित भतीजों ने कल्लू राम को जहरीला पदार्थ दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर बदायूं से, जहां दातागंज थाना क्षेत्र के डहरपुर गांव के पास कंटेनर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 45 वर्षीय धर्मेंद्र पुत्र हरदयाल निवासी मूसा झागा थाना क्षेत्र के मुरसेना गांव और 32 वर्षीय रामकुमार पुत्र राम निवासी बिनावर थाना क्षेत्र के गंजोरा गांव सहित 7 वर्षीय आदित्य और 5 वर्षीय कार्तिक घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने गंभीर रूप से घायल धर्मेंद्र को मृत घोषित कर दिया। मृतक के बहनोई राजकुमार की हालत नाजुक होने पर राज्य के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहाँ उसे भी मृत घोषित कर दिया गया। घायल आदित्य व कार्तिक का हायर सेंटर बरेली में इलाज जारी है। मेरा हीरेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले? अच्छा, क्या घटना घटी है डहरपुर पर? ये कल शादी से आ रहे थे वापस मानपुर बंडिया कला से। अच्छा। और ये डहरपुर पे इनका एक्सीडेंट हो गया था धर्मेंद्र का।
काय से हुआ है? कंटेनर से हुआ है। अच्छा, ये काय से थे? ये बाइक से थे, मोटरसाइकिल 4 लोग थे सब। अच्छा, खत्म कौन हुआ है? धर्मेंद्र और उनके बहनोई। क्या नाम था उनका? बहनोई का राम कुमार। अच्छा, साले बहनोई खत्म हो गए। 2 बच्चे घायल हैं। अच्छा, 2 बच्चे। वो बरेली अस्पताल में भर्ती है। अच्छा, कंटेनर पकड़ लिया पुलिस ने? नहीं, वो भाग गया। पुलिस ने स्नातक छात्रा के अपहरण मामले में नामजद कराए गए युवक की आत्महत्या कर लेने के बाद सनसनीखेज खुलासा किया। छात्रा मृतक नामजद युवक के बजाय औरंगाबाद के ही गिनौरा गांव निवासी युवक मोहित के साथ पकड़ी गई है। पुलिस के मुताबिक छात्रा ने मोहित के साथ भागने के बाद मंदिर में शादी भी कर ली थी। आपको बता दें कि 2 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में स्नातक छात्रा लापता हो गई थी। छात्रा के परिजनों ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अर्जुन को नामजद कराया था, जिसका बाद में 7 मई को फांसी से लटका 100 बरामद किया गया। मृतक के पिता ने हत्या कर अर्जुन का 100 पेड़ से लटकाने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने शिकायत की थी। रामनगर के रानीखेत रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय को लेकर सोमवार को सुबह बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने इस मामले में पुलिस प्रशासन पर सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रणजीत रावत का कहना है कि सुबह उन्हें जानकारी मिली कि कांग्रेस कार्यालय के गेट पर लगे उनके ताले को तोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नए ताले लगा दिए गए हैं। इस जानकारी के बाद वह मौके पर पहुंचे और अपने पुराने ताले वापस लगवाए, लेकिन इसके तुरंत बाद भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच गया। पूर्व विधायक रावत ने दावा किया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कहा कि कार्यालय के अंदर कुछ लोग बंद हैं। इस पर कांग्रेस नेताओं ने जवाब दिया कि यह कार्यालय उनका है और अंदर कोई भी उनका व्यक्ति मौजूद नहीं है। इसके बावजूद पुलिस ने ताला तोड़ दिया, जिसकी पुष्टि खुद रावत ने मीडिया के सामने की। रणजीत रावत ने आरोप लगाते हुए कहा, आप सबकी मौजूदगी में पुलिस ने ताला तोड़ा है, जो इस बात का प्रमाण है कि पुलिस प्रशासन इस कार्यालय पर कब्जा कराने में शामिल है। यहाँ तक कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी कह रहे हैं कि ऊपर बात कर लीजिए। इसका मतलब साफ है कि इस कार्रवाई के पीछे ऊपर तक की मिलीभगत है। शांति व्यवस्था के लिए बनी है। मजिस्ट्रेट के लिए हमारा द्वारा लिख दिया गया है ताकि मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखें। सर, कुछ लोगों को कांग्रेस के कार्यकर्ता को हिरासत में किया गया है। हाँ, कुछ कार्यकर्ता जब पुलिस से वहाँ उलझने का प्रयास कर रहे थे, जबरन अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको शांति व्यवस्था के लिए अभी पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रशासन की मिलीभगत से इस कार्यालय अंदर लोग बैठे हैं। हमने अपना ताला कार्यालय में लगा दिया था, तो पुलिस की मौजूदगी में हमारा ताला एक तोड़ दिया गया है। पुलिस चाहती है कि हम यहाँ से हटें तो वो अंदर से लोगों को निकाल सके। इस कार्यालय के अंदर कुछ लोग हैं, लेकिन हम यहाँ पर से हटने वाले नहीं हैं, चाहे जो भी हो जाए। मैंने प्रदेश संगठन को भी अवगत करा दिया है। हमारे CLP प्रदेश अध्यक्ष और कई विधायकगण बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां उत्तराखंड मंत्री परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू और महिला उद्यमिता विकास के अध्यक्ष रेणु अधिकारी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष ने बौखलाहट में बेबुनियाद तोहमत मढ़ी है। साथ ही यशपाल आर्य को आरोप संबंधी प्रमाण उपलब्ध कराने का चैलेंज दिया। दोनों नेताओं ने साफ किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुराने प्राधिकरण और विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर नए शामिल क्षेत्रों में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया पहले ही स्थगित कर दी है। मंडी परिषद अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि विपक्ष भूमाफियाओं के दबाव में अनर्गल आरोप लगा रहा है। उन्होंने पलटवार करते हुए दावा किया कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती रही है। साथ ही कांग्रेस के तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार की बात करते हुए कैमरे में कैद हो चुके हैं। साथ ही मौजूदा सरकार द्वारा 150 से अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल भेजे जाने का दावा किया है। नेता पक्ष ने आप लगाए, हमको हासिल लगे, क्योंकि रामनगर में उनके पूर्व विधायक ने और पूरे प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। 150 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष बहुत सीनियर नेता हैं, उनके पास विषय है। तो इस प्रकार मीडिया में जाने की मैं समझता हूं तुरंत कार्रवाई होगी। देखिए, विपक्ष के पास कुछ करने को है नहीं तो करेगा क्या?
कुछ काम ही नहीं है उनके पास। मैंने पहले ही बोला खाली दिमाग शैतान का घर है। और मैं आपसे कहती हूँ, आप लोग न्यू इंडिया में जी रहे हैं भाई, न्यू इंडिया में जी रहे हैं। आपके पास ऑनलाइन आप कोई भी दिक्कत हो तो आप किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तुरंत तो सॉर्ट आउट होती है। आपके साथ व्यवस्था की गई है, 1064 की व्यवस्था की है, 1905 की व्यवस्था की गई है। अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हम जनता, सरकार और जनता के बीच में कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमें बताइए ना, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो आप देखिएगा। खबर उत्तरकाशी से, जहां चारधाम यात्रा को 2 सप्ताह होने जा रहे हैं। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में देश विदेश के श्रद्धालुओं का आंकड़ा 20,06,753 से अधिक पहुंच चुका है। यमुनोत्री धाम में अब तक 11,02,507, जबकि गंगोत्री धाम में 9,94,251 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। गंगोत्री तीर्थ पुरोहित माधव प्रसाद ने बताया कि गंगोत्री धाम में चारधाम यात्रा में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिमझिम बारिश के बीच भी श्रद्धा का आलम है। आज तक श्रद्धा कम नहीं हो रही है, बल्कि तीर्थयात्रियों में भारी उत्साह का माहौल है। श्रद्धालु बारिश के बीच गंगोत्री धाम में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। दोनों धामों में कल तक 98,034 का आंकड़ा हो गया। ऐसे में चारधाम यात्रा का रिकॉर्ड अब बड़े आंकड़े आने की संभावना जताई जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया यमुनोत्री धाम की यात्रा और गंगोत्री धाम की यात्रा सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा है। भारी बारिश के कारण भी लोगों में उत्साह बना हुआ है। गंगोत्री धाम में काफ़ी संख्या में यात्री पहुंचे हुए हैं, जो कि माँ गंगा के स्नान एवं दर्शन लाभ ले रहे हैं। देखिए, यही है हमारे मुख्यमंत्री जी भी दोनों धाम पर आए हैं। उनका भी यही संदेश था कि हमारे पूरे देश के सभी हमारे श्रद्धालु दोनों धामों पर आए, चारों धामों पर आए और एक संकल्प माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है कि वो सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा कराएंगे। उन्हीं के अनुरूप हम लोग उनके द्वारा जो कहा गया है उसके लिए कटिबद्ध हैं और हम भी उनके लिए सुव्यवस्थित यात्रा, सुगम यात्रा, सुरक्षित यात्रा करवाने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। उत्तराखंड में गांव से हो रहे निरंतर पलायन रोकने की दिशा में सरकार गंभीर है। राज्य सरकार प्रभावित गांवों को मॉडल गांव बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं ऐसे गांवों में जहां से पलायन हो रहा है वहां मूलभूत सुविधाएं विकसित करने और आजीविका के अवसर मुहैया कराने में सरकार लगी हुई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जब से राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है उसका यही प्रयास है कि जो उत्तराखंड में जो भी नागरिक निवास करता है वो कहीं भी पलायन करके न जाए, उनको रोकने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, सत्ता में आई है, उनका तो संकल्प है कि प्रत्येक नागरिक जो उत्तराखंड का निवासी है वो कहीं भी पलायन करके ना जाए और उस पलायन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार कि किस तरीके से हमारे जो लोग हैं जो शहरी क्षेत्रों की तरफ अपना पलायन करते हैं वो कैसे पहाड़ों पर रहें और पहाड़ों पे किस तरह की सुविधा देने का काम करें। तो मुझे लगता है कि सरकार का ये निर्णय कि हम एक नई टाउनशिप बना करके लोगों को वहां पर जो पलायन करके नीचे की ओर आते हैं उनको वही बसाने का काम करें, उनको सुविधा देने का काम करें, रोजगार देने का काम करें, सड़क, बिजली, पानी, तमाम वाहन की सुविधा वहां तक पहुंचाने का काम करें। तो मुझे लगता है कि सरकार ने एक बेहतर निर्णय लिया है और चिन्हित भी किया है उन जगहों को जहां पर वो टाउनशिप बना सकते हैं, जहां पर हम उन लोगों को बसाने का काम कर सकते हैं, उन लोगों को स्थापित करने का काम कर सकते हैं जो रोजगार की तलाश में कहीं ना कहीं पलायन करके इस पहाड़ से कहीं दूर जाने का काम करते हैं। या उत्तराखंड के अंदर की बात अगर मैं करूं, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, तो यहाँ पर ज्यादा जो है दबाव पड़ता है। पहाड़ी जो क्षेत्र से जब लोग नीचे आते हैं तो इन शहरों पर ज्यादा दबाव पड़ता है। तो इसको कम करने के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जगह जगह जो हमारे अच्छे
कई क्षेत्र है उनको चिन्हित किया जाए और लोगों का पलायन रोका जाए और उनको वो हर सुख सुविधा देने का काम सरकार का संकल्प है और संकल्प उसको पूरा करने के लिए सरकार काम कर रही है। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।